हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, यानी हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न बनाकर इस चैनल पर डाला हुआ है, आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, देखते हैं सबसे पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि फान बोई चाओ और फान चुत्रीन का परिचय दें, उनके विचारों में आप क्या समानता और क्या अंतर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा सबसे पहले फान बोई चाओ के क्या चाहिए परिचय। तो देखिए, फान बोई चाओ वियतनाम के महान राष्ट्रवादी थे। फान बोई चाओ क्या चीज़ थे? वियतनाम के महान राष्ट्रवादी थे। देखिए, इनका जन्म 1867 ईस्वी को हुई, तो इनकी मृत्यु 1940 ईस्वी को हुई थी। बोला, उन पर कन्फ्यूशियवाद का गहरा प्रभाव था। वे वियतनामी परंपराओं को नष्ट होने से दुखी थे। फ्रांसीसी सत्ता के वे विरोधी थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाए। आंदोलन चलाने के उद्देश्य से 1990 में उन्होंने आंदोलन एक दल का गठन किया, जिसका नाम रिवोल्यूशनरी सोसाइटी अथवा दुई तान हुई था। तो देखिए काची बोला जा रहा कि उन्होंने यानी फान बोई चाओ ने एक दल का स्थापना किया था, जिसका नाम दुईतान हुई था। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि दुईतान हुई का संस्थापक कौन है? तो फान बोई चाओ। कब किए थे? तो 1990 में किए थे। बोला, इस दल का अध्यक्ष न्यूगन राजवंश के कुआंग दे को बनाया। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि दुईतान हुई का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो कुआंग दे को। तो कौन से राजवंश के थे? तो न्यूगन राजवंश के थे। बोला, फान बोई चाओ के ऊपर चीन के सुधारक लियोंग की चाओ का भी गहरा प्रभाव पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव कि फान बोई चाओ के ऊपर किनका गहरा प्रभाव था? तो लियोन की चाओ का। किसका? तो वे कहाँ के थे? तो चीन के थे। लियोंग की चाओ कहाँ के थे? चीन के। देखिए आगे क्या चीज बोला था कि 1905 में उन्होंने लियोंग की चाओ से भेंट की थी। 1900 पूछा ऑब्जेक्टिव में कि फान बोई चाओ लियोंग की चाओ से कब भेंट किया? तो 1905 में। और उन्हीं के सलाह पर देखिए द हिस्ट्री ऑफ लाओस ऑफ द वियतनाम पुस्तक लिखी। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो फान बोई चाओ। फान बोई चाओ। देखिए, तो ये हो गया फान बाओ चोई को परिचय। अब देखिए फान चुत्रीन का परिचय देखते हैं। तो देखिए, फान चुत्रीन वियतनाम के दूसरे विख्यात राष्ट्रवादी थे। यानी फान बाओ चोई जैसा अभी फान चुत्रीन भी क्या चाहिए? राष्ट्रवादी है। देखिए, इनका जन्म 1871 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1926 ईस्वी में। इनके और फान बोई चाओ के विचारों में भिन्न था। तो ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोधी थे। वियतनाम के स्वतंत्रता के लिए राजा की सहायता नहीं लेना चाहते थे। यानी जो फान चुत्रीन थे, वियतनाम के स्वतंत्रता के लिए राजा की सहायता नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उसे उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे पश्चिमी जगत की लोकतांत्रिक व्यवस्था विशेषता फ्रांसीसी के आदर्शों से प्रभावित, फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से क्या थे? प्रभावित थे। तो ये हो गया फान चुत्रीन का परिचय। अब देखिए दोनों में समानता और अंतर क्या है। तो देखिए, फान बोई चाओ और फान चुत्रीन के विचार में सबसे बड़ी समानता यह थी कि दोनों वियतनाम की स्वतंत्रता चाहते थे। दोनों वियतनाम की क्या चीज चाहते थे? स्वतंत्रता। तो यही देखिए पहला समानता, यही क्या चीज? समानता है। अब दूसरा देखिए, लेकिन ये दोनों विरोधाभासी विभिन्नता भी यह थी कि फान बोई चाओ जहां वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए राजशाही का समर्थन करते थे, फान बोई चाओ क्या चीज करते? राजशाही का समर्थन करते थे और सहयोग के पक्षधर थे, वही फान चुत्रीन होगा। यहाँ पे क्या होगा? त्रीन। फान चुत्रीन, यहाँ पे त्रीन कर लिए, मीन यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे त्रीन की जगह क्या? त्रीन। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरोधी थे तथा वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए राजा की सहायता नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उन्हें उखाड़ फेंकना चाहते। तो ये इनका देखिए असमानता हो गया, यानी अंतर हो गया दोनों में। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए कि वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो चिन मिन के योगदान का मूल्यांकन करें। तो देखिए दूसरा नंबर के उत्तर हो जाएगा वियतनामी स्वतंत्रता के मसीहा हो चिन मिन थे। यानी वियतनामी स्वतंत्रता के मसीहा कौन थे? हो चिन मिन। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि वियतनामी स्वतंत्रता के मसीहा कौन थे? तो हो ची मिन थे। उनका मूल नाम न्यूगेन आई क्वेक था। पूछा कि उनका मूल नाम क्या चीज था? तो न्यूगेन आई क्वेक था। वे पेरिस और मॉस्को से शिक्षा ग्रहण किए थे। शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने अपना कुछ समय शिक्षक रूप में व्यतीत किया। किसके रूप में? शिक्षक रूप में व्यतीत किए। तो वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि अच्छा हो ची मिन किसके विचारधारा से प्रभावित है? तो मार्क्सवादी विचारधारा से। किसके? मार्क्सवादी। उनका मानना था कि बिना संघर्ष के वियतनाम को आज़ादी नहीं प्राप्त हो सकती। फ्रांस में रहते हुए 1917 में वियतनामी साम्यवादी का एक गुट बनाया। लेनिन द्वारा कॉमिंटन की स्थापना के बाद इसके सदस्य बन गए। इन्होंने लेनिन और अन्य कम्युनिस्ट नेताओं को मुलाकात की। यूरोप, थाईलैंड और चीन में उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया। साम्यवाद से प्रेरित होकर 1975 में उन्होंने बोरादीन वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा कि बोरादीन वियतनामी क्रांति दल का गठन किसने किया था? तो हो ची मिन किया था। अब कहाँ किए थे? तो रूस में किए थे। देखिए कहाँ किए थे? रूस में। अब कब किए थे? तो 1975 ईस्वी में। कब किए थे? 1975 ईस्वी में। बोला कि फरवरी 1930 में हो चिन मिन ने वियतनाम के विभिन्न समूहों में राष्ट्रवादियों को एकजुट किया। स्वतंत्रता
सत्ता संघर्ष प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी, देखो 1930 में हो ची मिन ने एक पार्टी और स्थापना किया जिसका नाम है क्या चीज, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो हो ची मिन। कब किए थे, तो 1930 में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की, तो 1930 में। देखिए इसका नाम क्या चीज था, वियतनामी भाषा में क्या चीज का नाम है, तो वियतनाम कांग सांग देंग पार्टी, यानी वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी वियतनाम भाषा में क्या चीज नाम, तो वियतनाम कांग सांग देंग पार्टी। तो देखिए इसका नाम बदल कर उन्होंने क्या चीज रख दिया, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो देखिए पूछेगा आपसे कि इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किसका नाम था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का नाम ही था। किसका नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी का। ये हो गया आपका। देखिए आगे देखिए क्या बोला, इसी दल के अधीन और हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1943 में न्यूगन आइकोक ने अपना नाम हो ची मिन रख लिया। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव हो जाए कि हो ची मिन अपना नाम कब बदला था, न्यूगन आइकोक से हो ची मिन अपना नाम कब रखा था, तो 1943 में। हो चीन के नेतृत्व में एक नई संगठन बनी जिसका नाम है लीग फॉर इंडिपेंडेंस। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव और एक पूछा कि लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम के संस्थापक कौन है, तो हो ची मिन है। कौन है, हो ची मिन है। बोला अथवा वियतमिन या वियतमिन क्या, देखिए आपसे एक ऑब्जेक्टिव और पूछेगा वियतमिन क्या, तो क्या चीज बोलिएगा, स्वतंत्रता के लिए बनाई गई क्या चीज, पार्टी है जिसका बनाया कौन, तो हो ची मिन बनाया। तो पूछेगा वियतमिन का संस्थापक कौन है, तो हो ची मिन है। वियतमिन ने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया था। पूछेगा वियतमिन किस युद्ध का सहारा लिया था, तो गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया था। फ्रांसीसी और जापानी दोनों को परेशान किया। सितंबर 1945 में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई तथा हो ची मिन इस गणतंत्र का क्या हुए, अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अभी हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन को तरफ देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, वियतनाम में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं के भूमिका का विवेचना करें। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा, वियतनाम के राष्ट्रवादी आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। युद्ध और शांति काल दोनों में उन लोगों ने पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग किया। स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न रूपों में भाग लेने लगी। छापामारी योद्धा के रूप में, कूलिये के रूप में अथवा नर्स के रूप में समाज ने उसकी नई भूमिका को सहारा और इसका स्वागत किया। वियतनामी राष्ट्रवाद के विकास के साथ स्त्रियां बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया। ट्रंग बहनें वीरता और देशभक्ति के प्रतीक बन गई। वियतनामी देखिए बोला कि महिलाओं के लिए कौन से बहनें देशभक्ति के प्रतीक बन गई, तो ट्रंग बहनें बन गई। वियतनामी संघर्ष में स्त्रियों ने न सिर्फ युद्ध में ही अपने देश की सेवा नहीं की बल्कि अन्य रूपों में भी अपने राष्ट्र में भी अपने राष्ट्रों के काम किया। वे सेना में भर्ती हुई, वे सेना में का भर्ती हुए संरचनात्मक व्यवस्था का निर्माण किया। भूमिगत बंकर और सुरंगों के भी क्या किया, निर्माण किया। निर्माण में उन लोगों ने भाग लिया। हवाई पट्टियाँ का भी निर्माण, जो महिला थी क्या चीज़, हवाई पट्टियाँ भी बना रही थी। और क्या चीज़ हो चीन मार्ग द्वारा रसद आपूर्ति एवं उस मार्ग की मरम्मत काम सब महिला लोग कर रही थी। यानी जो हो चीन मेन मार्ग था ना, उसका मरम्मत भी कौन कर रही थी, महिला। उसमें जितना भी राशन पानी सैनिक के लिए ले जाया जाता था सब ले जाती थी महिला। बोला अस्पतालों में नर्सों के रूप में घायलों की सेवा सुअश्रु की। युद्ध में भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। हजारों बमों को निष्क्रिय किया, यानी जो महिला लोग थे हजारों बमों को काज कर दी थी, निष्क्रिय कर दी थी। वह अनेक हवाई जहाज़ों को भी मरम्मत की। हो ची मिन मार्ग की सुरक्षा में इसकी मरम्मत में भी अहम भूमिका निभाई। देखिए बोला काची अधिकांश युवतियां का योगदान था। यानी हो चिन मिन का मार्ग जो है ना, उसको बनाने में अधिकांश युवतियां का ही योगदान था, यानी महिला का ही योगदान था। उनको सहयोग से यहाँ अतः वियतनाम का एकीकरण हो सका, यानी संभव हो सका। यानी उन्हीं का सहयोग से, यानी महिलाओं के सहयोग से क्या हुआ, वियतनाम एकीकरण हुआ। अब अगला देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का चिकारा कि अमेरिकी वियतनाम युद्ध में हो ची मिन मार्ग का क्या भूमिका थी। तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, अमेरिकी युद्ध में हो ची मिन मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान था। उत्तर से दक्षिण वियतनाम तक सैनिक साजो सामान और रसद पहुंचाने के लिए वियतमिन द्वारा हो ची मिन भूलमयरा मार्ग का सहारा लिया जाता था। यानी वियतमिन जो सैनिक संगठन था ना, उसमें क्या चीज जितना भी राशन पानी का जितना भी सामान हथियार पहुंचाया जाता था, तो सब हो ची मिन मार्ग द्वारा पहुंचाया जाता। किससे पहुंचाया जाता, हो ची मिन मार्ग द्वारा। यह मार्ग वियतनाम के बाहरी इलाकों में लाओस और कम्बोडिया से होता था। यानी यह जो मार्ग था वियतनाम के बाहरी इलाकों में लाओस और कम्बोडिया का चीज था जुड़ा था। उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक पहुंचता था। इस मार्ग की अनेक शाखाओं द्वारा उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम पहुंचा जा सकता था। अनुमानतः प्रति मास 20,000 उत्तरी वियतनाम को योद्धाओं इस मार्ग द्वारा दक्षिण वियतनाम पहुंचते थे। यानी उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम 20,000 हर एक महीना योद्धा लड़ाई करने के लिए क्या करते थे, पहुंचते थे। इसी मार्ग से स्थान पर स्थान विद्रोही वियतनामियों ने सैनिक छावनियां और युद्ध में घायलों की चिकित्सा के लिए चिकित्सालय बना रखे थे। यानी हो चिन मार्ग में क्या चीज था, चिकित्सालय था, जिसमें क्या किया जाता था, चिकित्सा किया जाता था। बोला अन्य आवश्यक सामग्री भी भेजी जाती थी। ज़्यादातर सामानों की ढुलाई कुली स्त्रियाँ करती थी। यानी इस जो हो चिन मार्ग में ज़्यादातर काम कुली स्त्रियाँ करती थी। कौन करती थी, स्त्रियाँ लोग करती थी। बोला वे अपनी पीठों पर साइकिल पर भारी वजन लेकर लंबी दूरी तय कर सामान पहुंचाती थी। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए काची बोला, राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी।
क्या इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्रीय योजना की घोषणा की जो निम्नलिखित। पहला देखिए क्या चीज़ है कि हिंद चीन में सभी सेना युद्ध बंद कर अथवा कर यथास्थान पर है, यानी हिंद चीन में जहाँ पे जितना भी सेना युद्ध करे सब बंद कर दे और क्या चीज़ करे कि जहाँ पे जो खड़ा वहीं पर रह जाए। दूसरा देखिए क्या चीज़ है कि युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, यानी युद्ध जितना भी रुका वो सबको देख कौन करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। तीसरा देखिए क्या चीज़ है कि उस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, यानी युद्ध के दौरान कोई भी देश क्या चीज़ अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। चौथा क्या चाहिए? युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी, यानी जब तक युद्ध बंद है तब तक सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। पाँचवा देखिए क्या चाहिए कि युद्ध का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना है, यानी पाँचवा देखिए क्या चीज था निक्सन का 5वां सूत्रीय प्रस्ताव कि युद्ध बंद हो जाएगा, हो जाएगा, बंद हो जाएगा और पूरा हिंद सिंध का हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, हो जाएगा आज़ाद। तो ये देखिए 5वां निक्सन का प्रस्ताव था। देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ? तो इसका प्रभाव देखिए क्या हुआ, परंतु इस शांति प्रस्ताव को वियतनामियों ने अस्वीकार कर दिया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्रीय योजना रखी जिससे खारिज कर दिया गया। हिंद चीन में भी चीन और सोवियत संघ ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। तो देखिए क्या हुआ कि इसका प्रभाव ये हुआ कि वियतनामियों ने इसको क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था, जिसके चलते निक्सन ने पुनः 8 सूत्रीय योजना रखी। ठीक, तो ये हो गया आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है बोला, जेनेवा समझौता क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। फ्रांस के पराजय के बाद स्थिति विस्फोटक हो गई। अमेरिका ने हिंद चीन में हस्तक्षेप किया जिसके तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उत्पन्न हो गया। देखिए तृतीय विश्व युद्ध का हो गया, खतरा उत्पन्न हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध नहीं चाहते थे, इसलिए समझौता की नीति अपनाई गई। इसके लिए जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया हुआ। 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया। जेनेवा समझौता के तहत इंडो चीन के लाओस और कम्बोडिया को स्वतंत्र कर दिया गया। जेनेवा समझौता द्वारा पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब देखिए हो गया आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन को उत्तर। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कन्फ्यूशस की जीवनी और उनके उपदेशों को उल्लेख करें। तो देखिए कन्फ्यूशन की जीवनी क्या है कि कन्फ्यूशन चीन के एक महान दार्शनिक थे। कन्फ्यूशस क्या थे? चीन के एक महान दार्शनिक था। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा कि कन्फ्यूशन कौन थे, तो बोलिए क्या चीन के महान दार्शनिक थे। उनका जन्म 551 ईस्वी में हुआ था। चीनी उन्हें राजा मानते थे, चीनी उन्हें राजा फतेह कहते थे, चीनी उन्हें क्या कहते थे? राजा फतसे कहते थे। इसने अपना जीवन एक शिक्षक के रूप में आरंभ किया था, जो कन्फ्यूशियस था क्या अपना जीवन शिक्षक के रूप में आरंभ किए थे। बाद में सरकारी नौकरी में चले गए। उन्होंने चुंगतू शहर का दंडाधिकारी नियुक्त किया गया था। चुंगतुंग शहर का काचे बने थे? वो दंडाधिकारी बने थे। इसी पद पर रहते हुए अनेक प्रशासनिक सुधार किए। इससे उनका विरोध होने लगा। अतः बाध्य होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। शेष जीवन अध्ययन एवं सुधारवादी कार्यों में व्यतीत किए, यानी शेष जीवन वो पढ़ने लिखने में लगा दिया और सुधारवादी कार्यों में लगा दिए। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की जिसमें से विचार स्पष्ट होते। ये राजतंत्र के समर्थक है, यानी जो कन्फ्यूशस थे राजतंत्र के क्या चीज़ थे? समर्थक थे। कन्फ्यूशस एक धार्मिक सुधारक थे, अधिक समाज सुधारक थे। इन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की बल्कि गौतम बुद्ध से के ही समानता नैतिक आचरण पर बल जोर दिया, यानी गौतम बुद्ध की बातों से प्रेरित है जिससे उचित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हो सके। इनके मुख्य उपदेश इस प्रकार थे। देखिए इनका उपदेश क्या था कि पूर्वजों की पूजा करो। इनका उपदेश क्या था? पहला उपदेश था क्या कि पूर्वजों की पूजा करो। दूसरा क्या चाहिए कि गुरुजनों का आदर एवं सम्मान करो। तीसरा क्या चाहिए कि मित्रों के प्रति ईमानदार हो। चौथा क्या चाहिए था कि अनुशासन, ईमानदारी और शुद्धता आचरण का पालन करो। ये इनका क्या चाहिए था? उपदेश था। तो ये हो गया आपका 7वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए बोला कि वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो चिन मिन का योगदान का मूल्यांकन करें। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के प्रधान नेता हो चिन मिन थे, यानी मेन नेता कौन थे? हो चिन मिन थे। वे फ्रांसीसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए थे। वे फ्रांसीसी जहाज में नौकरी करते थे। फ्रांसीसी जहाज में नौकरी करते थे। इससे वे मार्क्सवादी विचारधारा से परिचित थे, यानी हो चिन मिन मार्क्सवादी विचारधारा से क्या थे? परिचित थे। इनका मानना था कि संघर्ष बिना वियतनाम को आज़ादी नहीं मिल सकती, लेकिन लेनिन द्वारा कॉमिंटन की स्थापना के बाद इसके सदस्य बन गए। इन्होंने अनेक कॉमिंटन के नेताओं को मुलाकात की। यूरोप, थाईलैंड और चीन में लंबा समय व्यतीत किया। 1930 में इन्होंने वियतनाम के विभिन्न समूहों में बटे राष्ट्रवादियों को एकजुट किया। 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सान देंग की स्थापना के बाद में इस दल का नाम बदल कर इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। इसी दल के अधीन और हो ची मिन नेतृत्व में वियतनाम ने स्वतंत्रता प्राप्त की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में जापान ने वियतनाम पर अधिकार कर लिया। अतः वियतनामियों को अब एक ही साथ जापानी और फ्रांसीसी दोनों से स्वतंत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी देखिए वियतनाम में जो जापान के भी अधीन आ गया और फ्रांस के भी अधीन आ गया, इसलिए वियतनामी को आज़ाद होने के लिए जापान और फ्रांस दोनों से लड़ना पड़ रहा है। ठीक, इसके लिए उन्होंने वियत मिन या लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, यानी देखिए हो ची मिन क्या चाहिए एक पार्टी बनाया, सैनिक का गुट बनाया जिसे वियत मिन या लीग फॉर इंडिपेंडेंस वियतनाम के नाम से जानते हैं, उसका स्थापना किया। इस संगठन ने जापानी आधिपत्य और जोर
का जोरदार विरोध किया, यानी जो वियतनामी ने क्या चीज़ जापानियों को मार भगाया। कड़े संघर्ष के बाद 1945 में वियतनाम को जापानी कब्जे से मुक्त कर दिया, यानी वियतनाम को 1945 में क्या चीज़ किया, जापान छोड़कर चल गया। और 1945 में स्वतंत्र के बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की और हो ची मिन्ह इस गणतंत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गणतंत्र की उद्घोषणा से उन्होंने कहा कि आगे समाजवादी फ्रांस के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, अब वियतनाम एक स्वतंत्र एवं स्वाधीन देश बन चुका है। यानी देखिए, जापान से आज़ाद होने के बाद वियतनाम थी जो हो ची मिन्ह है वह फ्रांस से भी आज़ादी लेना चाह रहा था, इसलिए बोल दिया कि हमारा आपसे कोई भी फ्रांस के साथ कोई संबंध नहीं, अब वियतनाम एक स्वतंत्र और स्वाधीन देश बन चुका है। तो ये हो गया आपका देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर दोस्तों। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन था, तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कहाँ अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, हो ची मिन्ह के बारे में आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाओ दाई और फा चुतिन इन तीनों, हो ची मिन्ह, बाओ दाई और फा चुतिन इन तीनों ने सबसे बढ़िया आपको कौन सा लगा उसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू।